चलो लिखो, हेडिंग लगाओ, कूलम्स लॉ। चलो लिखो, कूलम्स लॉ। अब हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, जिसमें हमें पता है कि दो मास के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन टू मासेस। लेकिन बेटा जब भी हम दो मास के बजाय दो चार्ज रखते हैं, ओके, Q1 एंड Q2, अगर ये चार्ज आइडेंटिकल होंगे, कैसे होंगे? आइडेंटिकल, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अगर अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? R है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, उधर क्या था? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ऑब्वियस सी बात है, जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितने छोटे चार्जेस होंगे उतना कम फोर्स लगाएंगे। तो इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। एंड ये तो सभी रियल फोर्स ओबे करते हैं, जितने दूर होंगे उतना कम फोर्स, जितने पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स। तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट लेंगे तो क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट। K कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? कूलम्स कांस्टेंट। उसके आगे की स्टोरी आगे देखेंगे, पहले इतनी चीजें समझ लो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। दो चार्ज कैसे चाहिए? स्टैटिक पॉइंट चाहिए एंड रेस्ट पे चाहिए, बिकॉज हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये फोर्स कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them and acts along the straight line joining the two charge। ये तो ग्रेविटेशन में भी होता था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, लिखो स्टेटमेंट, the electrostatic force of attraction, the electrostatic force, attraction मत लिखो, the electrostatic force between two stationary point charge, the electrostatic force between two stationary point charge is next line, number 1, directly proportional to product of the charges, directly proportional to number 1 product of the charges. Next line, number 2, inversely proportional to square of distance between them, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बना लो डायग्राम एंड ये लिख लो 1 2 यहां तक लिखो। डन। यहाँ चलते हैं, क्या बोल रहे? देखो, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। दोनों पॉजिटिव रहे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो कुछ ऐसे आया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बेटा यहाँ जो K होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। वैसे इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन। समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो, 1/4 पाई इप्सिलॉन। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है रुको 1 मिनट रुको, 1/4 पाई इप्सिलॉन। ओके, तो इस इप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? इप्सिलॉन को बोलेंगे, ये जो सिंबल लिखा है ना उल्टा स्मॉल ई टाइप, इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, इप्सिलॉन। ओके, इप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, अच्छा इतना लिख लो पहले, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
डन। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा आगे क्या आएगा देखो बेटा, इफ मीडियम इज एयर, अगर जो मीडियम जिसमें चार्ज रखे हैं वो एयर है तो कहानी क्या हो जाएगी, इप्सिलॉन विल बी रिप्लेस बाय इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, ऑफ एयर या फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। ठीक है, अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है, दोनों को सेम ही मानते हैं, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो इप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन क्या रहता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और अगर वो मीडियम एयर है तो इप्सिलॉन क्या बन जाता है, इप्सिलॉन नॉट, मतलब एयर की परमिटिविटी। और एयर और वैक्यूम को ये लोग कैसे मानते हैं, सेम। तो बेटा फोर्स क्या बनेगा फिर, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सही है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देन अगेन आप याद रखना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 9 × 10⁹ SI यूनिट। यूनिट आगे समझाऊंगा मैं, पहले ये समझ लो, 9 × 10⁹ SI यूनिट। और ये जो इप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू रहती है 8.85 × 10⁻12 SI यूनिट। बात समझ में आ रही, ये वैल्यूज आपको रटने होंगे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। ओके, जो 1/4 पाई। अच्छा सर तो फिर 1/4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू क्यों नहीं दी आपने, बिकॉज अदर मीडियम तो कुछ भी हो सकता है ना। स्टैंडर्ड मीडियम कौन सा है, एयर। अब इप्सिलॉन मतलब हमने मीडियम बोला, अब वो मीडियम ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सारे के वैल्यूज रटते बैठेंगे क्या, नहीं। लेकिन एक स्टैंडर्ड मीडियम कौन सा है, एयर। तो एयर के लिए इप्सिलॉन की जगह क्या रखा, इप्सिलॉन नॉट। उसका नाम क्या रखा हमने, परमिटिविटी। अब ये जो परमिटिविटी वर्ड बना, ये बना परमिशन प्लस एफिनिटी से। परमिशन मतलब किसी चीज की परमिशन, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन पावर, जैसे वो आप पढ़ते ना, एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की ज्यादा रहती है, फलाना ढिमकाना, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही ध्यान से सुनो, अगर दो मास हम कहीं पर भी रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता भाई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो मास को आप एयर में रखो, वाटर में रखो, या केरोसिन में रख के आग लगा दो, फोर्स नहीं बदलता, फोर्स उतना ही रहेगा। लेकिन दो चार्ज को एयर में रखो, फोर्स अलग, बिकॉज उसकी परमिटिविटी मतलब परमिशन एंड एफिनिटी अलग अलग रहती। बात समझ आ रही नहीं, तो इस तरह का सीन क्रिएट होता। तो फोर्स मीडियम बदलने पे बदल जाएगा। तो बदलने वाला फैक्टर कौन सा है, चार्जेस है क्या, नहीं। डिस्टेंस है क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट में जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट में इन्होंने क्या कर दिया, 1/4 पाई इप्सिलॉन। हर मीडियम के लिए इप्सिलॉन अलग, एयर के लिए कितना, इप्सिलॉन नॉट, मतलब वो उतना। समझ आ गया, ये कॉपी करो फिर। डन। अब लिखो SI यूनिट एंड डायमेंशंस SI यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन। SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इप्सिलॉन को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर। बिकॉज 4 पाई का रोल ना तो यूनिट में होगा ना ही डायमेंशन में होगा। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट विल बी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। व्हाट अबाउट डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन इज इक्वल टू, कूलम के डायमेंशन क्या रहते हैं, A1 T1, बहुत बढ़िया, उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, A2 T2 बाय फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर के डायमेंशन L2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये +1 ऊपर जाके -1, तो m टू द पावर -1, 2 और 1 3, l टू द पावर -3, समझते हो कि नहीं। अच्छा, ये -2 ऊपर जाके +2, 2 और 2 4, t टू द पावर 4, a टू द पावर 2, ऊपर ही है ना वो, -2 कहाँ से आएगा, ऊपर ही। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन या इप्सिलॉन नॉट। ओके, कॉपी करो।